अब देखिए अगला नाम हम देख लेते हैं। अगली बहुत बड़ी आर्टिस्ट रही है अनीता देसाई जी। ये अनीता देसाई जी, फोटो भी दिख रही होगी आपको इनकी। क्या बड़ा नाम है, इनके बारे में बहुत सारी बुक्स आती है और रिसेंट के कुछ जो पेपर हुए ना आपके सीजल वगैरह के, वहां पर ज़्यादा पूछे गए जैसे। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है पहला नाम, क्वेश्चन आएगा इनके बारे में कि ये कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, पहला आएगा कि फास्टिंग फेस्टिंग, ये बुक इन्होंने किसने लिखी है, ये अनीता देसाई जी ने लिखी है पहली बुक। दूसरी क्लियर डे नाइट, क्लियर लाइट ऑफ डे, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। अगली है इन कस्टडी, बहुत ज़रूरी बुक काम की। 3 मेजर आती है, सबसे ज़्यादा इनमें जो आपको दिख रही होगी भी रिसेंट के पेपर में आई है, ये बहुत बार आई, 3-4 पेपर में। एमटीएस 2024 में पूछी गई थी। इनकी जो सबसे बड़ी जो चर्चित बुक रही थी उसका नाम था आपका क्लियर लाइट ऑफ डे। आप देखेंगे अनीता देसाई जी के बारे में जितनी आप बुक्स पढ़ी होंगी, मैंने एक दो थोड़ी सी बहुत समरी पढ़ी थी इनकी बुक्स की, अनीता देसाई जी की, क्योंकि नाम सुना था मैंने और किसी ने मुझे रेकमेंड भी करा था कि एक बार पढ़िएगा। थोड़ी बहुत मैंने इसे गूगल वगैरह पे सर्च करके देखा। इनकी जितनी बुक्स है ना, ज़्यादातर इनकी थीम महिलाओं के ऊपर होती है। और मैंने अमृता प्रीतम जी से भी आपको कहानी जोड़ी थी, जब भी कोई बड़े शख्सियत ने कोई बुक लिखी तो कोई ना कोई उनका स्पेसिफिक रीज़न रहता है। इन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि इनकी जो माता थी वो जर्मनी की रहने वाली थी, अनीता देसाई जी की, और इनके फादर थे बांग्लादेशी। तो उस समय प्रेम हो जाता है इनका, और वो इतनी ज़बरदस्त महिला है, ये बताती है उनके बारे में कि वो अपना कल्चर देश पूरा छोड़कर इनके साथ रहने लग जाती है कि मैं आपके साथ रहूंगी। पर ये कहती है कि उस ज़माने में इतनी समाज में पिछड़ापन था कि उनको दिख रहा है कि कोई बाहर विदेश का इंसान आ रहा है और वो रह रहा है यहाँ पर, एडजस्ट भी कर रहा है, तो उसके साथ कॉपरेट करें। पर कोई भी कॉपरेट नहीं करता इनकी माता के साथ, और पहले बहुत स्ट्रगल करती है, फिर बाद में अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके रख लेती हैं। फिर ये अपने बारे में बताती है और काफ़ी चीज़ों को जोड़ के बताती है कि इन्होंने जो चीज़ें करी थी अपने परिवार के लिए, बहुत चीज़ों को स्ट्रगल करा, मतलब उनके लिए बहुत चीज़ें लिखी। तो महिला की जो पारिवारिक रूप से क्या रोल होता है, पूरे घर को कैसे मैनेज करना होता है, वो इसी बुक में लिखा था, क्लियर लाइट ऑफ डे में। अनिता देसाई की जो एसएससी CHSL 2021 के पेपर में आता है। मैंने बताया इनके, जब इनकी इतनी सारी बुक्स बड़ी बड़ी रही है तो इनकी 3 बुक जो थी मेजर जो पूछी जाती है, वैसे तो ये सारी बुक्स हैं वैसे इनकी, इन 3 बुक्स में से 3 बार ये नॉमिनेट होती हैं हमारे बुकर प्राइज़ के लिए, जो हमारे हर साल कह सकते हैं बड़े बड़े शख्सियत को दिए जाते हैं। और भारत में रेयर ऐसे लोग हैं, अभी हम बात करेंगे जिनके बारे में, जिनको बुकर प्राइज़ मिला है। तो अनीता देसाई फाइनलिस्ट में जाती हैं ये, पर जीत नहीं पाती आज भी। पर इनका काम जो बचा हुआ काम करती हैं इनकी पुत्री, जिनका नाम था किरण देसाई। मैं यहाँ पे एक बार फोटो भी दिखा देता हूँ, दिख भी रहा होगा पूरा चेहरा, ये एकदम शक्ल दोनों की दिख रही होगी। तो अनीता देसाई जो थी इनकी माता, जिनको 3 बार फाइनलिस्ट बनाया गया था बुकर प्राइज में, पर वो नहीं जीत पाई कभी, क्योंकि बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, बहुत मेहनत का लगता है कि बहुत बड़ी ज़बरदस्त नॉवेल या बुक रही होगी तभी मिलता है बुकर प्राइज। तो उनका काम कौन करती, किरण देसाई। और कौन से बुक का नाम था, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये बहुत ज़बरदस्त बुक मानी जाती है आज तक, और ऐसा बहुत रेयर देखा जाता है। अरुंधति रॉय की जो बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बाद, इनकी ऐसी बुक मानी जाती है जिसने रिकॉर्ड तोड़ा, जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरक करा। और इनकी भी बुक का जो थीम रहता है ज़्यादातर वो इसी पे रहता है कि जैसे महिलाओं की स्थिति को लेके। मैंने अनीता देसाई जी का नाम, अगर आपको, मैं तो खुद दिल्ली में रहता हूँ और थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी देखा है हमने, पढ़ा है उसके बारे में, हम आसपास हमारा इलाका ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। अनीता देसाई जी मिरांडा हाउस में पढ़ी है। मिरांडा हाउस कॉलेज आपने देखा होगा, यहीं पे पास में पड़ता है दिल्ली में, मुखर्जी नगर के जस्ट पास में ही है। मिरांडा हाउस कॉलेज में बहुत बड़ा नाम है इनका। आई थिंक फोटो भी लगा रखी है इनके उस कॉलेज में, इतना, क्योंकि जब कोई बड़ी शख्सियत हमारे कॉलेज से निकलता है तो इसका मतलब बड़ा नाम है। तो ये रही दिल्ली में बहुत लंबे समय तक रही, फिर ये कुछ समय तक जर्मनी भी गई थी, फिर ये फॉरेन में भी पढ़ी थी कुछ समय तक। फिर इनकी बेटी जो थी, इन्होंने फिर उसी माता के हाथ से काम इन्होंने सीखा, और फिर लिटरेचर में इन्होंने हमारे लिए पहला बुकर प्राइज़ जीता। बुकर प्राइज़ 1 मिनट में इरेज कर देता हूँ, 2006 का बुकर प्राइज़ मिलता है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, लिख भी रखा है उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको बुक मिलती है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप एक बार देख लेना, राइट। और वैसे अगर एक क्वेश्चन आता है कि इनकी पहली बुक का नाम क्या था, जो बुक पूछी जाती, वैसे नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, द हुलाबलो ऐसे कुछ नाम था, हुलाबलो, पर यह था गुआवा, गुआवा ऑर्किड, ये बस यही आता हो, गुआवा ऑर्किड किनकी पहली नॉवेल थी, तो अनीता देसाई जी की थी। और जब बुकर प्राइज सम्मानित हुई है तो इनके बारे में वैसे भी पूछा जाता है, ये बुक उनके द्वारा लिखी गई थी, इनकी पहली नॉवेल थी। पर 2006 में इनकी इतनी ज़बरदस्त ये इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये लिखती हैं कि उसमें इनको प्रतिष्ठा मिलती है, और बुकर प्राइज भी इनको 2006 में सम्मानित किया जाता है। भारत का दृष्टिकोण अच्छा रहा था, क्योंकि पहला ही जो हमारा बुकर प्राइज आता है 1997 में आता है,
अब ये बात करूंगा अरुंधति रॉय जी के द्वारा। फिर उसके बाद ये दूसरी महिला बन जाती है बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली 2006 में। फिर इन्हीं के अगले दूसरे वर्ष के बाद 2008 का जब टाइम आता है, आगे उनको पढ़ेंगे हम, जिनका नाम अरविंद अडिगा है, वो बुकर प्राइज प्राप्त करते हैं द वाइट टाइगर नॉवेल के लिए। उसको भी हम आगे समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहला नॉवेल हमारा 1997 में आता है अरुंधति रॉय जी के लिए, जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो बुक है, अभी हम उसको देखेंगे, उसके लिए मिलता है। फिर दूसरा मिलता है 2006 में, जिसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और फिर 2008 का आपके द वाइट टाइगर के लिए मिलता है अरविंद अडिगा जी को। ठीक है, अगर मैं इनकी एक बुक के बारे में बात करूँ, द विलेज बाय द सी, कुछ ऐसी बुक थी इनकी, हाँ यहाँ पर अनीता देसाई की द विलेज बाय द सी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, द विलेज बाय द सी, ये भी एक इनकी बुक है, पर ये एसएससी में नहीं आई, बड़ी बात है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं मेंशन करा है। ये बुक है, ये अनीता देसाई जी के द्वारा लिखी गई है। ये आपके यूपी पीसीएस में 2-3 बार आई थी, और मैं पेपर देखता रहता हूँ पीसीएस वगैरह के, और खासकर यूपी पीसीएस का मैं देखता रहता हूँ पेपर, तो वहाँ पर 2-3 बार आया था कि ये किन के द्वारा लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 बुक है सबसे ज़्यादा, क्लियर लाइट ऑफ डे ये वाली, फास्टिंग फिस्टिंग, फिर इन कस्टडी, ये अनीता देसाई द्वारा लिखी गई है। फिर किरण देसाई जी के बारे में तो हमने बात कर ली है, ये इनकी बुक है। और पहली बुक का जरूर ध्यान रखिएगा, गुआवा ऑर्किड, इनकी बुक का नाम था, अनीता देसाई जी का। और सेकंड महिला बन जाती हैं जो बुकर प्राइज प्राप्त करती है, जो महिला इनकी माता का सपना था उसको पूरा करती है ये, राइट। हाँ, बाकी आप ये बुक देख लेना। अगली है अरुंधति रॉय जी के बारे में, सबसे विवादित इनके बारे में माना जाता है, और इन सब चीज़ों को आप देख लेना, मैंने बता भी रखा है। अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और पहली भारतीय महिला बन जाती है, या पहली भारतीय बन जाती है जिनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। पहली भारतीय मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनसे पहले आपने नाम सुना होगा वीएस नायपाल जी का, फिर आपने सलमान रश्दी जी का भी नाम सुना होगा, उनको भी मिलता है, क्योंकि वीएस नायपाल साहब जी को मिलता है वर्ष 1971 में। आगे मैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सलमान रश्दी जी को मिलता है 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए आगे हम उनको भी देखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इन दोनों को मिलता है, पर ये इंडियन ओरिजिन के थे, भारत के नहीं थे, ये इंडियन ओरिजिन के थे। अगर आपसे पूछा था इंडियन ओरिजिन के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको बुकर प्राइज मिला, तो हमारे यही थे, वीएस नायपाल जी। और अगर पूछा जाएगा कि पहली महिला भारतीय के तौर पे या पहली भारतीय कौन थी जिनका पूरा नेशनलिटी भारत है, तो वो अरुंधति रॉय है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिलता है इनको वर्ष 1997 में, यही बुक थी इनकी। और ये देखिए बुक क्यों मिला, इसका भी कुछ कारण था, विवादित भी बहुत जबरदस्त रही है बुक, और विवादित अरुंधति रॉय जी को भी माना जाता है। रीजन, अभी जैसे आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, एक रोल आपने देखा होगा कि एक जो डायरेक्टर उनकी वाइफ ने रोल प्ले करा था, जिसमें वो कश्मीर के बारे में बहुत सपोर्ट करती है, दिखाते हैं, आपने नेगेटिव रोल था वो काफ़ी हद तक छवि दिखाई गई थी अरुंधति रॉय जी की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं वहाँ पर जो एक्टिविस्ट है कश्मीर के, उनके सपोर्ट के लिए, कि कश्मीर को जो मांग कर रहे हैं आप उसको क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसलिए इनका एक नेगेटिव इमेज भी देखा जाता है, और खासकर मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ये रहती है। ठीक है, ये बात तो हमारी हो गई। अब मैं कुछ चीज़ इसमें बता देता हूँ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का नाम क्यों जोड़ा जाता है विवादित तौर पे। इनकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है इस कहानी की। अब नॉवेल पढ़ेंगे, मैं सोच रहा था कि देखूं जरा, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे विवादित है, पढ़ा मैंने, इंटरनेट वगैरह में ही पढ़ा मैंने। तो कहानी क्या है, जल्दी से, इसका महिला का एक पात्र है, अम्मू नाम है, और वैसे तो बहुत लंबी कहानी, पर जल्दी जल्दी बता दूं। उस अम्मू की कहानी को ही इसमें दर्शाया गया है कि वो एक दलित वेलुथा नाम का व्यक्ति था, यहाँ लिख देता हूँ मैं। वैसे अगर पूछा जाता है करेक्टर का नाम, क्योंकि आज के टाइम पे थोड़े करेक्टर भी आ रहे हैं, तो नायिका कौन है, अम्मू है इस पूरी कहानी की, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और प्यार किससे होता है इसको, वेलुथा के साथ। वेलुथा कौन है, एक दलित व्यक्ति है, वेलुथा से इसको प्रेम हो जाता है अम्मू को। और पर इसके सामाजिक इतने लोग इस पे तंज कसते हैं कि आप कैसे एक दलित इंसान के साथ शादी कर सकते हो, आपको हम शादी नहीं करने देंगे। तो इसका शादी नहीं हो पाती है अम्मू की, और बहुत प्रेम होता है इसके साथ, तो इसकी जो इच्छाएं होती है वो मर जाती है। पर इसकी शादी ऑलरेडी एक बार हो चुकी थी, ये दूसरी बार में प्रेम करती है इस व्यक्ति के साथ, और इसी से इसके 2 बच्चे होते हैं, जिसका नाम, एक नाम था राहेल, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, राहेल, और एक अच्छा खासा नाम और था, एस्था, कुछ ऐसी नाम था, एस्था। ठीक है, ये 2 नाम थे, दोनों भाई बहन थे। तो अम्मू की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। पर बाद में क्या होता है, राहेल और एस्था भी अपनी माता के जैसे देखते हैं कि वो हमेशा परेशान रही है, प्रताड़ित रही है, तो फिर ये विदेश में चले जाते हैं जब इनकी माँ का देहांत हो जाता है, जितना मुझे पता है।
ठीक है। अम्मू की कहानी वेलुथा के साथ जुड़ी जाती है, जो सामाजिक कुरीति को दिखाती है कि वो दलित से प्रेम करती है, पर प्रेम शादी में नहीं बदल पाती क्योंकि लोग इनको कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा विवादित होता है। दूसरी सबसे बड़ा विवाद का कारण है जब कहानी खत्म होती है। कहानी खत्म क्या होती है कि राहेल और एस्था अपने कमियों को या कह सकते हैं अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी इनको प्रेम नहीं करता आपस में। मतलब कोई भी लोग इनको उतना प्रायोरिटी नहीं देते। तो आखिर में जब इनको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, भाई बहन है ये, तो लास्ट में ये एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, मतलब सेक्स करते हैं, और भाई बहन कर रहे हैं। तो बड़ी अजीब बात है। हमारे सामाजिक या पूरे कहीं भी आप देखेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जो इसका विवाद का सबसे प्रमुख कारण था। इनफैक्ट ये भी बोला गया था कि इसको बैन कर देना चाहिए, राइट। तो ये मेरे हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें समझाई है, बाकी आपको इनकी बुक्स देखनी है। देखिए बुक्स मैंने बता दी थी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी बुक्स आपको याद रखनी है अरुंधति रॉय जी की, तो मैंने बताया कि करंट अफेयर के हिसाब से आपको सारी बुक जो आती है इनकी आपके एग्जाम के 1-1.5 साल के अंदर आपको पढ़नी होती है, वो करंट के हिसाब से आती है। कुछ इनकी स्टैटिक जीके के हिसाब से रही, जैसे मैंने कंट्रोवर्शियल बताई है, और वैसे भी भारत के हिसाब से जरूरी है, क्योंकि पहला बुकर प्राइज हमको जो मिला था वो इसी बुक के लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। मैंने पूरी कंट्रोवर्सी आपको बता दी थी। इसके बाद जितनी बुक्स दिख रही है सारे के सारे पेपर में आ चुकी है, पर इनमें सुपर इंपॉर्टेंट ये है। और सेकंड है आपकी द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ये 2018 से मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने पेपर दिए हैं तब से कई बार आ चुकी है एग्जाम में, चाहे वो रेलवेज हो, एसएससी हो, कहीं भी हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जीएस का टॉपिक जो होता है ना, कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, रेलवेज और एसएससी में सेम होता है। तो अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस भी इनकी बुक थी। इसकी कोर विषय मैं आपको बताऊं, पर वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको सारी स्टोरी बताने लग जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। बट इसको ध्यान रखिएगा, और याद रखने का तरीका देखिए, मैं ट्रिक्स बताऊं, कुछ चीज़ें मैं ट्रिक से याद करता था, पर मैंने तो इसका ट्रिक नहीं बनाया, पर फिर भी मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं कि मैंने बताया कि मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ज़्यादातर ये रहती हैं। हाँ, इनकी विचारधारा थोड़ी अलग है, और मैंने बताया था कश्मीरी एक्टिविस्ट के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रूप देती है ये, और इसलिए मैंने बोला इनफाइनाइट जस्टिस, मतलब जस्टिस के रूप में काम करती है, चाहे किसी भी तरीके से देखा जाए उनके विपक्ष में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये तो दूसरी बुक हो गई। तीसरी इनकी बहुत ज़रूरी है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। रिसेंट के पेपर में 2 बुक बहुत ज़्यादा आ रही है, एक तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन, और इसके बाद है आपकी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये रिसेंट के सीजीएल आप 2024 का प्रीलिम्स देखिएगा, एमटीए 2024 का प्रीलिम्स दिखेगा, वहाँ पर बहुत बार आई है। अभी देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, रिसेंट में बहुत सारे बच्चे जो अभी रिजल्ट आया एमटीएस और सीजीएल का, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था मुझे। अभी एप्लीकेशन में मैसेजेस करे, काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए। मैं बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि रिजल्ट आया है, तो मुझसे बात करना चाह रहे थे, तो मैं उनको ऐसे वीडियो के थ्रू बता देता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी क्लास हो रही है और यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी है। कि मेरी तरफ से ये है कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं, काफ़ी कांटेक्ट नहीं करते, काफ़ी लोगों का रिजल्ट आ जाता तो बात भी नहीं हो पाती। जिनसे होता देखिए मेरी हो जाती है, पर मैं स्पेशली कॉल करूँ ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है मैं खुद अपने इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करके वहाँ से हट जाता हूँ। कई काफ़ी लोग सोचते हैं कि प्रमोशन कराना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा बचता हूँ, और मुझे इतनी मार्केटिंग आती नहीं है, इसलिए मैं वैसे ही बता देता हूँ वीडियो के थ्रू। बहुत सारे नाम थे, मेरे को याद नहीं है, पर उन सभी को मैं कहूँगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी और मेहनत करें, ठीक है। आगे यहाँ पर नहीं रुकना, आगे और बढ़ना है। ये 2 बुक हमारी हो गई है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हो गई। फिर इसके बाद है द वॉकिंग विद कॉमरेड्स। ये रिसेंट के पेपर में आई थी, पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर कोई भी बुक हम छोड़ नहीं सकते। देखो एक और बुक है जो इनकी रिसेंट के पेपर में बीपीएससी में आई थी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। द कॉस्ट ऑफ लिविंग ये बुक पूछी जाती है, पर जैसे मैंने बताया है बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में और आपके यूपीपीसी जैसे एग्जाम्स में पूछी गई है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बुक्स ये सारी हैं, आप इसको भी एडिशनल के तौर पर रख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले बताया था, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होगी, यूट्यूब पे भी देखी होगी, तो मैंने बताया था कि अरुंधति रॉय का संबंध आपके सिक्किम से रहा है। जगह पूछी जाती है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमारे एग्जाम में स्टेट पूछा गया था, आपने बताया था असम, पर काफ़ी जगह मेघालय देखने को मिला था। तो देखिए मैंने बताया शिलोंग में रहने वाली थी, और ये शिलोंग की कहानी आपको पता है, असम में पहले था, फिर वो आपका मेघालय वगैरह, आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी, मैंने समझाया भी था आपको। तो आपको बस स्पेसिफिक अगर आपसे पूछा जाता है तो आप शिलोंग याद रखेंगे, शिलोंग, राइट, अगर स्पेसिफिक जगह पूछी जाती है। क्योंकि भारतीय के तौर पे देखा गया था, और मैंने बोला पहली भारतीय या पहली भारतीय महिला के तौर पे बुकर प्राइज प्राप्त इन्होंने ही किया था। और अगर स्टेट पूछा जाएगा तो वैसे देखिए मैं एसएससी सीएचएसएल 2017 की बात कर रहा हूँ, उस समय असम माना गया था, तो आप असम को लेके चलिएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बड़े बड़े अक्षर में, काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। असम स्टेट माना जाता है।
अब आप मेघालय भी लगा सकते हैं, पर असम माना गया था। मैंने खुद पेपर दिया है, मुझे याद है, आज तक मैंने हमेशा आपको असम बोला है। कुछ कह रहे थे कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, वहाँ पे मेघालय माना गया था। तो जो मैंने दिया है पेपर और जो मैं अपनी राय के हिसाब से बता रहा हूँ, उस समय आपको असम लगाना है। वैसे शिलोंग आता है ज़्यादातर इनकी जगह को लेकर। ठीक है, इतना नाम हो गया है हमारा। अब इनके बाद जो सबसे बड़ा नाम आपको दिख रहा होगा, अगर हम बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ रहे हैं तो इनको नहीं छोड़ सकते हम पीछे। कंट्रोवर्सीज बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल राइटर के रूप में बोलेंगे तो यही हमारे सलमान रुश्दी साहब हैं। इनकी कुछ बुक्स यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, नाम आपको दिख ही रहा होगा, ये बुक्स हैं। इनकी एक भी बुक रिसेंट की जो आई है, करंट में तो आपको याद रखनी है, बट ये स्टैटिक के हिसाब से है, क्योंकि बहुत पुराने राइटर रहे और बहुत बड़े विवादास्पद इनकी बुक्स रहती हैं, जिनमें आपको यहाँ मैं बुक आपको बताऊंगा। जो इनकी सबसे पहली विवादित बुक की बात करते हैं तो वो इनकी आती है मिडनाइट चिल्ड्रन, और इसी बुक के लिए इनको बुकर प्राइज मिलता है। बट इतनी विवादित नहीं थी, भारत के हिसाब से इसको विवादित माना जाता है। क्यों माना जाता है उसको मैं अलग बात करूंगा, पर जब मैंने ऊपर इसको लेकर रखा है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अभी रिसेंट के हिसाब से भी आपको पता होगा रिसेंट में क्या हुआ था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कही थी, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सटनिक वर्सेस को क्यों बैन किया गया भारत में, तो उसको लेकर बात चली। तो अभी आपको 36 साल हो गए आई थिंक, वहाँ पर ये बात हुई है कि बैन हटा दिया गया, और आपको पता होगा मार्केट में भी अवेलेबल है दी सैटेनिक वर्सेस, क्योंकि इसको बैन कर दिया गया था 1990 में, जब राजीव गांधी सरकार आ जाती है गवर्नमेंट में, तो वो इसको बैन कर देती है। और ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बुक रही है पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं बात करूँगा, ये ऐसी बुक रही है जिसके लिए इनकी एक आंख भी चले गई है, ये वाली आंख, इसलिए ये ब्लैक कलर का ये पहनते हैं ये। ठीक है, पहले मैं इसकी कहानी बता देता हूँ क्या है। सैटेनिक वर्सेस को जल्दी जल्दी मैं स्टोरी में समझाऊंगा, आपको याद भी रहेगा, क्योंकि इसका साल बहुत बार पूछा गया कि कौन से साल में लिखी जाती है। ये लिखी जाती है वर्ष 1988 में। साल आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी समय याद हो जाएगा कैसे। देखिए कहानी क्या होती है कि मिडनाइट चिल्ड्रन लिखने के बाद बहुत बड़े नाम हो गया था सलमान रश्दी साहब जी का, पर ये बहुत ही ऐसे माने जाते हैं, इनको बड़े बड़े पुरस्कार मिले, जिसमें से इनको एक मिला था लाइफ टाइम, बहुत अच्छा अवार्ड था, जो अभी तक किसी इतिहास में किसी व्यक्ति को नहीं मिला राइटर के रूप में, क्योंकि ये बहुत कोर इशू पे बात करते हैं। और इसी के लिए क्या होता है कि सैटेनिक वर्सेस लिख देते हैं 1988 में। उसमें क्या कहते हैं, एक कहानी बना देते हैं, पूरे कैरेक्टर्स बनाते हैं काल्पनिक तौर पे, और उसमें किसको कोट किया जाता है, हमारे जो आपके कुरान है, जो धार्मिक ग्रंथ है इस्लाम धर्म में, उसको कोट किया जाता है। और उसमें कहा जाता है कि कुछ ऐसी आयतें हैं जिसको लिखा हुआ है द सैटेनिक वर्सेस, मतलब होता है शैतानी आयतें। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, अगर कोई अपने हिसाब से धर्म के हिसाब से है तो उसको थोड़ा गलत लगेगा किस तरीके की। तो ये उस चीज़ को लिखते हैं और बोलते हैं कि कुछ ऐसी आयतें, उस कहानी को उसके साथ जोड़ा जाता है कि वो गलत है, जिसको यहाँ पर एक तरीके से मिसयूज किया जाता है। और काफ़ी जगह उसको टेररिस्ट चीज़ के साथ भी जोड़ा गया था, और कुरान को डायरेक्टली जोड़ के। और इसमें एक और चीज़ इन्होंने बोली, वो थी पैगंबर मोहम्मद साहब जो है उनकी जीवनी या व्यक्तिगत जीवन को इन्होंने इसमें पोर्ट्रे कर दिया था। तो इसका विवाद होने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो जाता है। तो उस जमाने में बड़े बड़े जो आपके अरेबियन कंट्रीज हैं, उन्होंने इनका बैन करा। पर इनका जब इन्होंने अपने थ्योरी दी, इन्होंने बताया कि अगर मैं कोई चीज़ बात कर रहा हूँ, फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, और जिस चीज़ पे पॉइंट भी है, तो उस बात को, कोर इशू को, बात को समझना भी चाहिए, ये नहीं कि आप सीधे उस पर विवाद कर रहे हैं। और इसी बुक को जब इन्होंने लिखा था, ईरान के एक बहुत बड़े लीडर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, वो कहते हैं कि आई थिंक $35 मिलियन कुछ ऐसी इनाम रखते हैं इनके सिर के ऊपर, कि जो सिर काट के लेकर आएगा मैं उनको इतना बड़ा इनाम दूंगा। तो समझ सकते हैं कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। फिर भारत में भी इसकी थोड़ी लपट आई इस बुक की, जैसे पता चलने लगा तो मुस्लिम समुदाय ने मना करा कि ये बुक यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो फिर राजीव गांधी सरकार उसको बैन कर देती है भारत में। और ये बात आती है अभी रिसेंट पता चला कि कोई बैन नहीं हुई थी, हाँ, पर इंपोर्ट करने को मना कर दिया। तो अगर हम बात करें तो वही है, कान पकड़े इधर से या उधर से बात हुई है, इंपोर्ट पे मना हो गया था कि वो यहाँ बुक नहीं आएगी। इसलिए अभी रिसेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको मंजूरी दी है कि कोई बैन वगैरह नहीं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे तथ्य उसको जोड़े गए, तो अलग बात हो जाती है। तो ये हमने पूरी कहानी पाठ कर ली है, जो सैटेनिक वर्सेस या शैतानी आयतें जो इनकी बुक आती है 1988 में। और आपको याद रखने में दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने राजीव गांधी जी को जोड़ा है, और मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कहानी बताई थी कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनका क्या टेन्योर कौन से साल तक रहता है, सैटेनिक वर्सेस शैतानी आयतें। ठीक है, अब ये एक बुक नहीं है इनकी कंट्रोवर्सी की। दूसरी बुक कौन सी, जो इससे पहले एक हाल लिखी इन्होंने 1981 में। सलमान रुश्दी साहब का नाम बहुत पहले से ही बड़े, आप कह सकते हैं, राइटर या लेखकों में आने लग गया था। कैसे, जब ये लिखते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन। अब इसकी कहानी भी जोड़ी जाती है किससे, इंदिरा गांधी जी से। इंदिरा गांधी जी से कैसे जोड़ी जाती है, और इसी बुक के लिए इनको मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ।
इसी बुक के लिए इनको बुकर प्राइज मिलता है। और ये इस प्रकार, इस मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बहुत जबरदस्त स्टोरी, अगर आप पढ़ेंगे, मैंने तो पढ़ा है अच्छे से, ऊपर ऊपर समरी पढ़ी है, इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा, पर मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि बुकर प्राइज मिला था और यहीं से इनको बहुत जबरदस्त फेम मिला था। 1981 की बुक है ये पूरी। आपके एक पेपर में आया था कि इस बुक का, मिडनाइट चिल्ड्रन का, आपके कोर इशू क्या है या कौन सी बात पर इसको लिखा गया। जैसे इसका भी कई बार आता है, इस्लामिक जो आपके पैगंबर मोहम्मद साहब है, उनके व्यक्तिगत जीवन को इन्होंने इसमें बताया था। फिर इन्होंने कुछ आयतों को डिकोड करा था जो गलत है, इस तरीके से करके इन्होंने बोला वो गलत तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर आपको पता है इसी बुक के लिए, सेडनिक वर्सेस के लिए, इनकी आंख कैसे चली गई थी। 2019 में एक शिक्षा, ये कुछ वहां पर लेक्चर दे रहे थे यूएसए में, और एक आता है स्टूडेंट टाइप का जो पढ़ के आ रखा था, कहते हैं कि वो ईरान का ही था, बहुत एक अलग विचारधारा से आया था, जो मैंने बताया था आपको पूरी। फिर इन पे अटैक करता है, इनके लीवर पे भी अटैक हो जाता है, लीवर इनका थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, इनकी आंख पे अटैक होता है, आंख इनकी चले गई, इसलिए आप देखते होंगे चश्मा इस तरीके का पहनते हैं। और ये इंडियन ओरिजिन के नहीं थे, ये भी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। इसलिए क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि हमारा पहला, जैसे कुछ क्वेश्चन मुझसे लोग कह रहे थे कि हम पढ़े कैसे कि हमारे कौन से बुकर प्राइज पहले व्यक्ति कौन है। कई बार पेपर में वीएस नायपाल माने जाते हैं, कई बार अरुंधति रॉय जी को माना जाता है। आगे मैं बात करूंगा वीएस नायपाल जी के बारे में, पर वीएस नायपाल ये हमारे, ऐसे हिंदी में इनको ऐसे लिखेंगे, वीएस नायपाल हमारे पहले इंडियन ओरिजिन वाले व्यक्ति थे। ये भारत का इनका संबंध नहीं था, और ये हमारे इंडियन ओरिजिन वाले व्यक्ति ये भी है, ये सेकंड व्यक्ति बन जाते हैं। वीएस नायपाल ये 1971 को इनको बुकर प्राइज मिलता है। अगर पेपर में आता है पहले भारतीय कौन है और अरुंधति रॉय जी का नाम आता है साथ में, तो आपको इनका नाम राइट आंसर नहीं लगाना है। इन केस अरुंधति रॉय जी का नाम नहीं है तो आपको इनका लगाना है। और तीसरा ऑप्शन बोला जाएगा कि पहले भारतीय, चाहे भूल उनका मूल कह सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन के हैं कि नहीं है, अगर इंडियन ओरिजिन जुड़ जाता है तो वीएस नायपाल हमारे पहले इंडियन ओरिजिन व्यक्ति हैं जिनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इनका संबंध इससे रहा था, भारत से। सेम वही कहानी है सलमान रुश्दी साहब जी की, ये भी हमारे इंडियन ओरिजिन है। हालांकि पहले ये यूके में रहे थे, फिर कतर में रहे, जैसे मैंने बोला इन पे विवाद होने लगे, फिर ये यूएसए में रहे, और रिसेंट में आई थिंक ये यूएसए में। जब ये बुक लिखते हैं ना सेडनिक वर्सेस, तो 6 साल के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। इन्होंने अपना हुलिया बदल लिया था, क्योंकि इन पे सीधे ही हो रहा था कहीं भी मिलेंगे तो कोई मार सकता है इनको। अब देखिए इतने समय बाद मिला तो 2019 में इन पर अटैक हो गया था, तो वैसी लाइफ में इतना थ्रेट था इनके। और दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं सलमान रुश्दी साहब, जिनको सलमान रश्दी कई जगह पढ़ा जाता है, और इनको मिलता है 1981 में बुकर प्राइज। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, पेपर में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। लिखा है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ये स्टोरी क्या है, मैं इसकी कई बार थीम पूछी गई है आपके रेलवेज के एग्जाम में, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। थीम क्या रहती है कि मिडनाइट चिल्ड्रन इन्होंने 1947, जैसे भारत से इनका लगाव रहा था थोड़ा, और भारत को लेके भी कई चीजें लिखी थी, तो वो बुक इन्होंने लिखी। इसमें इंदिरा गांधी जी को भी इन्होंने फंसा दिया था, मतलब इंदिरा गांधी जी को जोड़ा था उस नाम में, और उस पर बहुत बड़ा विवाद हो गया। कहानी क्या होती है कि इनकी पूरी नाम लिख रखा है मिडनाइट चिल्ड्रन, तो उसमें ये होता है कि देश आजाद हो रहा है 15 अगस्त 1947 को, तो आधी रात को जैसे देश आजाद हो रहा होता है, तो उस समय कुछ 1001 बच्चों का जन्म होता है। उनमें से एक कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है, सलीम नाम है जितना मुझे याद है, और ये क्वेश्चन आ रखा है बीपीएससी में कि इस मेन कैरेक्टर या नायक का नाम क्या है जो इस कहानी में। तो सलीम भी उन 1001 बच्चों में से था, और उनको स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हैं, पावर्स थी, शक्तियां थी। इसको थोड़ा सा हिंदू धर्म में भी जोड़ा गया था इस कहानी को, पर शक्तियों के रूप में बोला गया। और वो शक्तियां ऐसी थी कि वो, उनको इस तरीके से बनाया गया था कुदरत के द्वारा कि वो आने वाली जो देश में विपत्ति है या परेशानी है उसको ठीक करें, राइट। तो ये पूरी कहानी इसके ऊपर है। और उसमें इन्होंने क्यों इंदिरा गांधी से जोड़ा गया, क्योंकि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी जो वाली कहानी है उसको भी इसमें लिखा गया था कि एक लीडर है और वो इमरजेंसी लगा देती है। फिर उसमें जो नसबंदी वगैरह वाली कहानी भी आती है, वो भी चीज़ इन्होंने लिखी थी। तो इंदिरा गांधी जी के कारण इसको ये बात हो रही थी कि इन्होंने इंदिरा गांधी जी को उसमें दिखाया, और ये इन पे विवाद होना चाहिए और इसको बैन कर देना चाहिए इंडिया में। तो मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी दूसरी कंट्रोवर्शियल बुक हो जाती है भारत के हिसाब से। तो ये कब आई, 1981 में, और आपको दिख रहा है 1981 कौन सी थी, इंदिरा गांधी जी का टाइम था, तो ये उस समय बैन किया गया था क्योंकि उसमें आपातकाल को दिखाया गया था। और सेडनिक वर्सेस था 1988, ठीक है। और इस तरीके से इंडियन ओरिजिन वाले दूसरे व्यक्ति कौन हो जाते हैं, सलमान रुश्दी साहब। और अगर तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो अरुंधति रॉय है। पर अरुंधति, अगर हम बोलेंगे स्पेशल भारतीय के रूप में बात करेंगे तो अरुंधति रॉय पहली है, चाहे महिला की बात करें। पर अगर इंडियन ओरिजिन की बात करते तो पहले वीएस नायपाल, सेकंड सलमान रुश्दी, और ये तो इंडियन है ही, शिलोंग की रहने वाली है। हालांकि ये विदेश में ज़्यादा रहती है, पर भारत से इनका संबंध आज तक रहा है। ये दो बुक तो आपको याद हो गई, 1981, 1988 साल बहुत बार पूछे गए, तो हम इससे याद रखते हैं।
इसके बाद अगला है हमारा शेम बुक। ये रिसेंट के पेपर में बहुत बार आ रही है, शेम। ठीक है, शेम से याद रखिएगा, और इसको याद रखने का तरीका है, सलमान रुश्दी से नाम भी मैच कर रहा है, और ऐसे कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म वालों ने बोला कि आपको शर्म आनी चाहिए, शेम आनी चाहिए, रिलेट करने का तरीका है बस। एक बुक बहुत इनकी फेमस रही थी जिसको कहते हैं प्रॉफिट हेयर, प्रॉफिट प्रॉफिट्स हेयर, ये भी बुक आती है बहुत बार। और एक और बुक है इनकी जिसको कहते हैं फ्यूरी। ये दो बुक आपको ध्यान में रखनी है, एक तो है आपकी फ्यूरी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, और दूसरी है प्रॉफिट्स हेयर। ये बुक बहुत मेजर अभी रिसेंट के पेपर में आई है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कौन कौन सी है। हमारी अगली बुक है कि शॉर्ट, ये 2019 में आती है और रिसेंट के पेपर में बहुत बार पूछी गई है। ये बहुत अभी रिसेंट में आई है, ग्राउंड बीनीथ हर फीट। ठीक है, इसके बाद अगला बात करेंगे द एन्चेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस। सुपर इंपॉर्टेंट तीन बुक्स में बात करूं तो पहली सेटनिक वर्सेस, दूसरी मिडनाइट चिल्ड्रन, तीसरी है एन्चेंटर ऑफ फ्लोरेंस। बहुत जबरदस्त बुक है ये, इनकी जो बुक आती है ये। तो इस तरीके से हमारी कुछ बुक हो जाती है सलमान रुश्दी साहब जी की। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ जो कुछ चीजें क्लियर हो जाए। वैसे मैंने बुक्स आपको बता दी है कौन कौन सी है, ठीक है। एक बार मैं साइड में हट रहा हूँ, देख सकते हैं। बाकी प्रॉफिट शेयर मैंने बताया था, और एक बहुत जरूरी बुक इनकी आती है इमेजिनरी होमलैंड, यहाँ लिख ही देता हूँ ना मैं, जगह है इमेजिनरी होमलैंड। एक आती है गोल्डन हाउस, ये भी एक उनकी फेमस बुक है, गोल्डन हाउस। अगर आपसे पूछा जाता है गोल्डन गेट किनकी है, वो है विक्रम सेठ की। मैंने कई बार बता रखा, बहुत जबरदस्त बुक रही है वो। ये गोल्डन हाउस इनके द्वारा लिखी जाती है। बाकी मैंने शायद आई थिंक कितनी बुक हो गई, 6 ये हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुक मैंने बता दी। मैं साइड हट रहा हूँ, एक बार यहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि स्पेस नहीं है ना, थोड़ा सा यहाँ पे चेयर लग रखी है, तो ये हमने बात कर ली है, राइट। ये हमारी सारी बुक्स हो जाती है। गोल्डन गेट से याद रखिएगा। हाँ, एक और चीज बुक बताना भूलिए, ग्रीमस भी याद रखना है। ये दिल्ली पुलिस 2023 के कांस्टेबल के एग्जाम में आए थे, ग्रीमस। ये किन के द्वारा लिखेगी, वैसे 10-11 बुक है, बट मेजर मेजर हमने बात कर ली। जब भी गोल्डन हाउस याद रखेंगे तो सलमान रुश्दी साहब जी, गोल्डन गेट आएगा तो विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की 2-3 बुक बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हालांकि उनका नाम हम अभी पढ़ेंगे। एक तो है आपकी दी गोल्डन गेट, गोल्डन गेट, और एक बुक है हमारी द सुटेबल बॉय, और सुटेबल बॉय है एक। और इसी में अगर आप एक और बुक इनकी आती है द सुटेबल गर्ल। और ये इतनी जबरदस्त बुक है ना सुटेबल बॉय, जरूर पढ़ने वाली बात है। इसमें एक महिला की इन्होंने वृत्ति लिखी है, और उसमें बता रखा है कि उस लड़की को लड़का ढूंढने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, एक अच्छा लड़का अपने लिए शादी के लिए, क्योंकि ये बड़ा जुआ कह सकते हैं, टास्क होता है एक महिला के लिए। इनफैक्ट अगर लड़के की बात करेंगे वो भी होता है, पर इस बुक को बड़ा जबरदस्त तरीके से इन्होंने लिख रखा है। द सुटेबल बॉय, सुटेबल गर्ल भी इसी पर है, अलग मतलब जैसे गर्ल के लिए ढूंढने की। तो ये कुछ मेजर बुक है, और ये विक्रम सेठ जी की मैं आगे बात करूंगा, पर मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि रिवीजन हो जाएगा वहां पे। विक्रम सेठ वही उनके पुत्र है जिनका नाम है लीला सेठ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि जब नाम आ गया तो पढ़ ही लेते हैं, और फायदा ये होता है कि रिवीजन हो जाती है वहां पर। लीला सेठ कौन थी, हमारे देश में पहली महिला चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट की। 3 चीज ध्यान रखिएगा, 3 नाम बड़े कंफ्यूज होते हैं। लीला सेठ हो गई, एक होती है अन्ना चांडी, अन्ना चांडी, और एक होती है फातिमा बीबी जी, फातिमा बीबी। ये 3 नाम आते हैं जो हमारे उससे संबंध रखते हैं, हाई कोर्ट से जज को लेकर। देखिए, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में महिला जज होने के नाते ये पहली है हमारे पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट में जज। हमें पता है एक चीफ जस्टिस होते हैं, एक जज होते हैं, जो बहुत सारे नंबर चेंज होते रहते हैं, ऐसे 35 है आज के टाइम पे, 34 जो बाकी जज होते हैं वो जजेस हैं। तो उन जजेस में से एक फातिमा बीबी है। आज तक हमारी सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला जज नहीं बनी, आज तक चीफ जस्टिस नहीं बनी। सेकंड नंबर पे है अन्ना चांडी, ये केरल हाई कोर्ट की जज रही थी, पर ये जज रही थी, चीफ जस्टिस नहीं रही थी। और ये चीफ जस्टिस रही थी हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश पूछा जाता है कौन से स्टेट में बनी थी। और ये दिल्ली हाई कोर्ट की भी पहली महिला जज बनने वाली महिला है, लीला सेठ। तो ये 3 क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करते, तो तीनों मैंने समझा दिए। माइनर अंतर है, पर इनका
कंफ्यूजन क्या होता है हाई कोर्ट को लेकर। हाई कोर्ट में बनने वाली जज आपकी अन्ना चांडी जी हैं, जो आपकी केरला हाई कोर्ट की थी, और ये चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट में बनने वाली। और उसी तरीके से दिल्ली अगर आप कोर्ट की बात करेंगे, वहां पर भी हाई कोर्ट में भी बनने वाली है, ठीक है।